प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम नए लेक्चर के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। अभी विगत मैट्रिक्स पढ़ते रहे, विगत सप्ताह हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते रहे हैं आप लोग, और लास्ट डे जो है रविवार को 24 तारीख में मैट्रिक्स पूरा हो गया था, तो 25 तारीख में उसका हमने टेस्ट पेपर डाला था। आप लोगों ने देखा होगा, कई विद्यार्थियों ने किया भी है और करके भी मेरे पास भेजा है। आशा करता हूं कि अब नए लेक्चर के साथ डिटरमिनेंट प्रारंभ करने जा रहा हूं, सारणिक। तो सारणिक के विषय में आप पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट समझिएगा। डिटरमिनेंट है क्या, किस तरह से जो है इसकी संरचना क्या है, ये सारी चीजें हम आपको भी इसमें जो है बताएंगे सारणिक के विषय में। सारणिक की कोटि क्या है, इस लेक्चर में आपको जो है सारणिक आव्यूह से जो है आव्यूह और सारणिक में मूलभूत अंतर, क्योंकि आव्यूह में हम देखते हैं कि अवयवों की या जो भी एलिमेंट्स हैं उसके, उनकी संख्या को हम हमेशा इस तरह संरचना को हमेशा आयताकार संरचना में व्यवस्थित करते हैं और एक बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं, जबकि यहाँ सारणिक में संरचना हमेशा सारणिक जो है आपका हमेशा वर्गाकार संरचना में होता है, या वर्गाकार आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसकी संरचना वर्गाकार हो, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ हो। तो इस प्रकार से आव्यूह को हम सारणिक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि एक आव्यूह एक सारणिक में क्या अंतर है। आव्यूह में हम क्या करते हैं, आव्यूह का हम मान तो नहीं निकाल सकते हैं। आव्यूह में यदि हम किसी संख्या का गुणा करते तो सभी अवयवों में गुणा होता है, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक में केवल अगर हम गुणा करते हैं तो सारणिक की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में गुणा करेंगे। जिससे भी हम गुणा कर रहे हैं, अलग अलग पंक्ति या स्तंभ में जिसमें भी गुणा करते हैं उसकी एक में ही होगा, या तो एक पंक्ति में होगा या एक स्तंभ में होगा। दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों में, या दूसरे स्तंभ के अवयवों में तो दूसरे स्तंभ के सभी अवयवों में केवल यही। जबकि आव्यूह में क्या होता, आव्यूह में सभी अवयवों में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो आव्यूह में सभी अवयवों में उस संख्या का गुणा होता है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता। मूलभूत अंतर सारणिक में, सारणिक की रचना हमेशा वर्गाकार होती है, जबकि आव्यूह की रचना वर्गाकार भी हो सकती है और मोस्टली आयताकार होती है, वर्गाकार भी आव्यूह हो सकता है। लेकिन सारणिक में जैसे हम आव्यूह की जो है कोटि बताते थे तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या से, अब इसमें सारणिक में आपके में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं, इसलिए इसकी कोटि को हम पंक्तियों की, सारणिक में उपस्थित पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या बराबर सारणिक की कोटि। तो तृतीय कोटि अक्सर द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि, प्रथम कोटि का तो कोई वो है नहीं, लेकिन द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के सारणिक जो है खास तौर से आप पढ़ेंगे मोस्टली इसमें जो है। तो दो पंक्तियां दो स्तंभ होंगे तो द्वितीय कोटि का, तीन पंक्तियां तीन स्तंभ तो तृतीय कोटि का, और चार पंक्तियां चार स्तंभ तो चतुर्थ कोटि का। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में खास तौर से तीन कोटि के ही सारणिक हैं जो है, तो इनका अध्ययन अभी आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। इस लेक्चर में आप उनको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, और लेक्चर को ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके उन प्रश्नों को भी समझेंगे और बेसिक कंसेप्ट भी आपके समझ आएंगे। तो सारणिक के प्रश्नों को भी इजी वे में आप करने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं नया लेक्चर, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। धन्यवाद। हाँ बच्चों, ध्यान से देखें। आप यहाँ सारणिक में लिखा हुआ सारणिक का एक परिचय। पिछले अध्याय में हमने जो है आव्यूहों का अध्ययन किया है। हमने बीजगणितीय जो है समीकरणों के निकाय को जो है आव्यूहों के रूप में जो है ज्ञात करना सीखा है। इसके अनुसार रेखिक समीकरणों के निकाय को, जैसे यहाँ दिया गया है a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 को हम इस तरह से आव्यूह के रूप में एक ax और जो है b के रूप में इस तरह से लिखते, जब हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो पहले a आव्यूह को हमने जो है a1 b1 पहली पंक्ति, a2 b2 दूसरी पंक्ति, अर्थात ये x के गुणांक हो गए, ये y के गुणांक हो गए, और यहाँ x जो है आव्यूह कैपिटल X लिखा है, इसको xy, और बराबर में जो है b लिखा हुआ है। यहाँ c1 और c2 जो अचर पद होते हैं बराबर में समीकरण में दाएं पक्ष जो अचर रहते हैं उनको आव्यूह b से निरूपित करते हैं, तो ax बराबर b के रूप में हम लिखते रहे, इनको के रूप में जो है व्यक्त कर सकते हैं।
अब यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो हम कहते हैं a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होता, a1/a2 is not equal to b1/b2, या a1b2 minus a2b1 is not equal to 0। यदि अद्वितीय हल नहीं है तो a1b2 minus a2b1 बराबर 0 हो सकता है, या a1/a2 बराबर b1/b2 जो है वर्ग आव्यूह जो है। अब यहाँ हम देख रहे हैं द्वितीय कोटि का आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम का वर्ग आव्यूह है a1b1 a2b2 जो है कि संगत समीकरण की जो है अद्वितीयता के लिए हमें एक जो है संख्या a1b2 minus a2b1 प्राप्त होती है, जिसे आव्यूह ए का सारणिक कहते हैं। हम इसको जो है आव्यूह ए का सारणिक भी कहते हैं, सारणिक का मान हो जाता है, इसको हम जो मान निकालते हैं वो सारणिक का मान हो गया। तथा इसे हम मॉड ए जो है जिससे हम लिखते हैं, जैसे हम मॉडलस का साइन बनाते हैं, वैसे ही जो है ये सारणिक का संकेत है, दो समांतर रेखाएं सीधा खींच करके या डिटरमिनेंट ए से जो है निरूपित करते हैं इसे। यदि आव्यूह ए बराबर जो है ए बी सी डी हो तो ए के जो है सारणिक को हम सारणिक ए बराबर जो है ए बी और सी डी इस तरह से दो समांतर रेखाएं खींच करके उनके बीच में इन अवयवों को वर्गाकार संरचना में रखते हैं और निरूपित करते हैं। प्रथम कोटि, हाँ बच्चों ध्यान से समझिए, प्रथम कोटि का जो है सारणिक माना जो है डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जो है इसको हमने जो स्मॉल ए से जो है 1 गुणे 1 क्रम का है। जैसे हम आव्यूह ए को ए बराबर जो है आव्यूह बड़े कोष्टक के अंतर्गत ए आई जे लिखते हैं, जहां आई और जे, आई भी पंक्ति और जे में स्तंभ का अवयव ए होता है। इसी तरह से यहाँ हमने सारणिक, क्योंकि एक अवयव है इसमें प्रथम कोटि का है, सारणिक की रचना जो है वर्गाकार होती है, इसलिए सारणिक में जो है पंक्तियों की संख्या सदैव स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अतः सारणिक में पंक्तियों की या स्तंभों की संख्या को सारणिक का क्रम या कोटि कहते हैं। सारणिक की कोटि बराबर सारणिक में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, क्योंकि जितने स्तंभ होते उतनी पंक्तियां होती, चाहे हम पंक्तियों की संख्या को बोलते हैं या स्तंभों की संख्या, यही कोटि है। अब द्वितीय कोटि के स्टेप नंबर 2 पे देखें। द्वितीय कोटि के जो है आव्यूह का सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ जो है ये मैट्रिक्स ऑफ जो है ऑर्डर ऑफ जो 2 डिग्री, ऑर्डर 2 जो है द्वितीय कोटि का जो है आव्यूह का सारणिक माना 2 गुणे 2 कोटि का जो है आव्यूह ए बराबर जो है यहाँ लिखा हमने जो है इसमें बड़े कोष्टक के अंतर्गत आव्यूह ए को a1 a2 a1 a11 a12, दूसरी पंक्ति में a21 a22 ब्रैकेट बंद किया। ये द्वितीय कोटि का जो है 2 गुणे 2 क्रम का वर्ग आव्यूह है। तो ए के सारणिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू इस तरह से, या त्रिभुज बना देते हैं, इससे भी सारणिक को प्रदर्शित करते हैं, या जो जिसका जो नाम दिया गया जो सारणिक को उसको दो समांतर रेखाओं के बीच लेंगे तो भी हम कहते हैं सारणिक को बराबर में। और यहाँ अभिनी को जो हमने आव्यूह में बड़े कोष्टक में लिखते थे इसमें दो समांतर रेखाएं खींच देते हैं, बस पैरेलल लाइन खींच देते हैं। ऊर्ध्वाधर जो है 2 लाइनें खींची हमने, ऊर्ध्वाधर 2 लाइनों के बीच में हमने जो है a1 a11 a12 a21 a22 ये दो समांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर हमने खींच दी, इन्हीं के बीच हमने जो है अवयवों को लिखा, तो ये वर्गाकार संरचना हो गई, ये आपका सारणिक हो गया। और इसके मान को निकालने के लिए इसका a11 का इसमें गुणा करते हैं, माइनस लगा के इसका इसमें गुणा, a11 का a12 में गुणा करके माइनस लगा के a21 का a12 में, a21 a12 जो है जो मान आता है वही इस सारणिक का मान हो गया द्वितीय कोटि के सारणिक का। निकालने का एक उदाहरण से आप समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 दिया इसी पर कि सारणिक का मान निकालना। सारणिक में पहली पंक्ति 2 1 दूसरी पंक्ति 4 5 है, का मान ज्ञात कीजिए। हल में हमने जैसे दिया गया था सारणिक को पहली पंक्ति 2 1 दूसरी पंक्ति जो है 4 5 ये लिखा बराबर में, तो इसका इसमें गुणा, पहले हम जो द्वितीय कोटि का होता सीधा 2 का 5 में गुणा, ऋण चिन्ह लगा के 4 का 5 में, 2 गुणे 5 ऋण 1 गुणे 4 बराबर 5 दूना 10, 10 में से जो 4 1 4 घटाया बराबर में 6, तो इसका मान 6 हो गया। अब हम देखते हैं तृतीय कोटि के सारणिक की बात करते हैं। 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। तृतीय कोटि के आव्यूह के जो है सारणिक को द्वितीय कोटि के सारणिक, द्वितीय कोटि के जो है सारणिकों में व्यक्त करके ज्ञात किया जा सकता है। तृतीय कोटि के जो है आव्यूह के सारणिक को जो है द्वितीय कोटि के जो है सारणिकों में व्यक्त करके ज्ञात किया जा सकता है। यह एक जो सारणिक का एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश प्रसार भी कहते हैं हम इसी को। वर्ग आव्यूह जो है जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू जो है कोष्टक में जो है ए आई से 3 गुणे 3 क्रम के सारणिक पर विचार करते हैं कि यहाँ ए आई जे, आई जहाँ पंक्ति संख्या है, जे स्तंभ संख्या है,
तो ए आई भी पंक्ति और जे में स्तंभ का अवयव है, इसलिए ए आई जे लिखा गया। 3 गुणे 3 कोटि का अवयव, तो 3 गुणे 3 कोटि का अवयव के सारणिक पर विचार करते तो ए बराबर, तो यहाँ हमने सारणिक ए बराबर, यहाँ सारणिक का जो है संकेत जो है हमने दो समांतर ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं खींच दी, और इसमें a11, a12, a13 पहली पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के a21, a22, a23, तीसरी पंक्ति a31, a32 और a33 है। प्रथम पंक्ति r1 के अनुदिश प्रसार करने पर, r1 के अनुदिश प्रसार करते हैं तो हम किसी भी पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अवयवों को उनके सह गुणनखंडों से गुणा करके जोड़ देते हैं तो सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है हमें। तो यहाँ हम सारणिक a बराबर जो है, अब यहाँ a बराबर पहला अवयव हम जो पहली पंक्ति r1 के सापेक्ष तो a11, a12, a13 पहली पंक्ति के तो पहले a11 हमने देखा किस पंक्ति, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, इसलिए -1 की पावर 1 + 1 r + c, r का मतलब पंक्ति संख्या और c का मतलब कॉलम संख्या। तो a11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 1 धन 1 ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणे a11, इसका उपसारणिक। अब जिसमें जो है a11 स्थित है उस पंक्ति को छोड़ा हमने, उस स्तंभ को छोड़ा, तो इस पंक्ति को छोड़ा स्तंभ को, तो ये बचा हमारे पास a22, a23 जो है a32, a33, ये हमारा इसका उपसारणिक। तो उपसारणिक में इसका जो है गुणा किया और गुणा करके प्लस दूसरे अवयव को हम a12 है तो a12 के लिए प्लस, अब -1 की पावर जो है यहाँ 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में 1 धन 2 किया ऋण 1 की घात तो ऋण चिन्ह आ जाएगा यहाँ, और a12 अवयव को लिखा, इसका उपसारणिक। का पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, इसको छोड़े और पहली पंक्ति तो a21, a23, a21, a23, a31, a33, ये इसका जो है इसमें गुणा किया प्लस -1 की पावर, अब a13 देखा हमने पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में तो ऋण 1 की घात जो है 1 धन 3, पंक्ति संख्या 1 स्तंभ संख्या 3 इंटू जो है a13, अब a13 में जो है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो जो है a21, a22 और a31, a32 ये बच्चा, इनका आपस में हम जो है जैसे अभी इसका द्वितीय कोटि का गया, इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा करके मान निकालते हैं, जो ऊपर पढ़ा हमने जो अभी इसमें देखा उसी तरह से मान निकाल के लास्ट में a11 इनके गुणा कर देंगे हम इसमें। हाँ प्यारे बच्चों देखिए, अब a11 = हमने गुणा किया तो वही जो हम वहां निकाल रहे थे, तो इनका गुणा करने के बाद a22, a33 माइनस a23, a32 ब्रैकेट बंद किया, माइनस दूसरे में चूंकि यहाँ प्लस माइनस -1 की पावर 1 + 2 3 हो गई थी तो माइनस आ गया, a12 इंटू जो है इसमें a21 का a33 में माइनस a23 का a31 में गुणा किया ब्रैकेट में लगा बंद कर दिया, प्लस अब a13 तीसरे अवयव के लिए हमने ब्रैकेट में जो है a21 इंटू a32 माइनस का यहाँ a22 और a31 इनका गुणा किया, अंतर करके लिख दिया, लास्ट में हम पूरा इनका सबका अंदर गुणा करके लिखते हैं। सारणिक ए का मान बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष सारणिक ए का मान a11, a22, a33 माइनस का a11, a23, a32 माइनस का इसका जब हमने इसमें गुणा कर दिया पूरे में तो ये हो गया माइनस का a12, a21, a33 और माइनस माइनस प्लस, प्लस में a12, a23, a31 प्लस का a13 का इसमें गुणा किया, a13, a21 और a32 माइनस का a13, a32, अब a13, a22, a31, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया हमने। अब हम इसी प्रसार को प्रथम स्तंभ C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, हमने देखा कि अभी R1 के सापेक्ष किया, अब हम C1 के सापेक्ष करके देखते हैं क्या कोई अंतर आता है इसमें। इसके लिए हमने पहले को समीकरण 1 R1 के सापेक्ष किया तो समीकरण 1 से सारणिक का मान, दूसरे में C1 के अनुदिश प्रसार करने पर डिटरमिनेंट A बराबर वही सारणिक हमारा a11, a12, a13 पहली पंक्ति, ये R2 के अवयव हैं a21, a22, a23, R3 के अवयव a31, a32, a33 हैं। अब हमने इनका मान निकालने के सारणिक का मान निकालने के लिए पहले स्तंभ C1 के सापेक्ष, ये है पहला स्तंभ हमारा C1, ये C2 और ये C3 है, ये R1, R2 और ये R3 हो गया। तो हमने C1 के सापेक्ष कर रहे प्रसार, तो a11 पहला अवयव हमने देखा पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ा तो a11 इंटू -1 की पावर 1 धन 1, क्योंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है ये 1, और इसके उपसार जब हमने इसको छोड़ा इसका उपसारणिक a22, a23 जो है a32, a33 ये हो गया, इसका इसमें गुणा धन, अब हमने प्लस, अब हमने a21 दूसरे अवयव को a21 को लेते हैं क्योंकि C1 के सापेक्ष कर रहे, दूसरा अवयव इसका C21, ये a21
A21 इंटू -1 की पावर, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में 2 धन 1 ऋण 1 की घात 2 धन 1 किया, और उपसारणिक इसका इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, तो A12 और A13 A13 A32 प्लस, अब लास्ट इसका जो है C1 का जो है तीसरा अवयव क्या है A31 प्लस A31 इंटू, अब ये किसमें है, पहले स्तंभ और तीसरी पंक्ति में है, पंक्ति संख्या 3 स्तंभ संख्या 1 ऋण 1 की घात 1 3 धन 1, पंक्ति संख्या 3 स्तंभ संख्या 1। अब यहाँ पुनः इसका उपसारणिक लिखा, तो पहले स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ा हमने, तो ये बना हमारा उपसारणिक A12 A13 A22 A23, ये उपसारणिक हो गया। और इनका अब हम आगे गुणा करके इसका विस्तार करना, इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा, ऐसे इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा, बाद में इसका गुणा कर दें, सेम तीनों में इसका इसमें गुणा ऋण चिन्ह लगा के इसका इसमें गुणा, तो हमने इज इक्वल टू A11, तो यहाँ ऋण 1 की घात 2 हुआ, धन का चिन्ह आएगा, ब्रैकेट में हमने A22 A33 माइनस का A23 A32, ब्रैकेट बंद किया, माइनस का A21, अब क्योंकि यहाँ -1 की पावर 2 प्लस 1 3 हो गया, तो माइनस साइन आ गया, माइनस जो है A21 इंटू जो है इसका A12 का A33 में, माइनस का जो है A13 का जो है A32 में, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस अब यहाँ चूंकि ऋण 1 की घात 4 हो गई, धन चिन्ह आएगा A31, ब्रैकेट में हमने यहाँ A12 इसका इसमें गुणा A12 इंटू A23 जो है, माइनस का A22 A13 A22, ब्रैकेट क्लोज किया, आगे सारणिक A बराबर जो है, अब हमने इसको जो है क्रम से लिख लिया, वैसे ही अवयवों को तो हमने देखा A11 गुणा करके सबका अंदर गुणा कर दिया, और A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 माइनस का A12 A21 A33 प्लस का A13 A21 A32 प्लस का, इसके बाद प्लस का A12 A23 A31 माइनस का A13 A22 और A31, इसको हमने समीकरण नंबर जो है 2 से निरूपित कर दिया, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हमने देखा समीकरण 1 और 2 पर विचार करें, समीकरण 1 ये है, इसके अवयव वही है, सेम जो है इसका मान और इसका मान सेम जो है, दोनों के अवयव सेम है, वही A11 A22 A33 A11 A22 A33, दूसरा A11 माइनस का A23 A32 माइनस का A1 A23 A32 जो है सेम अवयव, सारे के सारे अवयव एक से हैं, अर्थात हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 के दाहिने पक्ष बराबर है, इसलिए हम इससे स्पष्ट, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है सारणिक का मान जो है समान है, अर्थात हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं आता, ये सिद्ध हो गया, एक सारणिक का किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर समान मान प्राप्त होता है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। हाँ प्यारे बच्चों, टिप्पणी के रूप में देखें हम नंबर 1 में क्या लिखा, गणना को जो है सरल करने के लिए हम सारणिक का प्रसार जो है उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो, जिसमें ज्यादा शून्य होते हैं, चाहे वो स्तंभ हो या पंक्ति हो, उसी के अनुदिश करने से गणना में सरलता हो जाती है। नंबर 2, टिप्पणी नंबर 2 में सारणिक का प्रसार करते समय ऋण 1 की घात पंक्ति से I प्लस जे लिखा से गुणा करने से के स्थान पर हम I प्लस जे के जो है सम या विषम होने के अनुसार +1 या -1 से गुणा करते, सम है तो +1 कर देंगे, और ऋण 1 की घात जो है I प्लस जे का मान अगर जो है I प्लस जे जो है यदि विषम है तो ऋण चिन्ह का ऋण 1 से जो है गुणा करेंगे उसमें, बस ये ध्यान रखेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसको भी विचार करें हम, जो है I प्लस जे का मान जो है यदि सम संख्या है तो धन 1 और विषम आए वहां ऋण 1 से जो है गुणा करते हैं। तीसरे स्टेप में जो है तीसरी टिप्पणी का तीसरा भाग जो दिया गया, मान लीजिए A बराबर जो है आव्यूह 2 4 6 0 तथा B बराबर जो है आव्यूह 1 2 3 0, तो सिद्ध कर सकते हैं हम कि A बराबर 2B, यहाँ हम A और B को जो है A को हम 2B के बराबर सिद्ध कर सकते हैं, A इज इक्वल टू 2B, किंतु सारणिक A इज इक्वल टू सारणिक A का मान निकालते हैं, अर्थात इसमें हम तो इसका इसमें 2 इंटू 0 माइनस का जो है 1 इंटू 0, यहाँ हमने सारणिक का मान निकाला 2 इंटू 0 माइनस का 6 इंटू जो है 4 इज इक्वल 0 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 24 हो गया, -24। लेकिन और अब सारणिक B पे विचार करते हैं, सारणिक B पर विचार करने पर हम देखते हैं कि
सारणिक बी के लिए जो है इसमें इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा 1 into 0 माइनस का 3 into 2 माइनस 1 into 0 माइनस 3 into 2, तो 1 into 0 माइनस 3 into 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 है। अवलोकन कीजिए, इसको ध्यान पूर्वक देखिए। सारणिक ए का मान सारणिक ए बराबर सारणिक ए इज इक्वल टू 4 इंटू जो है माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू सारणिक बी जहां n इज इक्वल टू 2, n का मान 2 है, वर्ग आव्यूहों a एवं b की जो है कोटि 2 है, n का मान यहाँ जो है 2 हो गया, और अर्थात हम इसको लिख सकते हैं सारणिक a बराबर 4 गुणे जो है सारणिक b का मान जो है ऋण का 2 था तो b, और 2 की पावर जो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 हो गया, और वर्ग आव्यूहों a एवं b की जो है कोटि जो कि a एवं b की कोटि है, जो 2 लिखा गया है, वर्ग आव्यूहों a एवं b की कोटि है, n बराबर 2 आव्यूह वर्ग आव्यूहों की कोटि है। अब हम व्यापक रूप से जो लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, यदि a बराबर जो है kb है, यदि a बराबर जो है kb है, आव्यूह a को हम k into b लिख सकते हैं, जहां a व b जो है वर्ग आव्यूहों की कोटि n है, तब सारणिक a बराबर k की घात n into b लिख सकते हैं, तब जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 n का मान 1 2 3 आदि रख सकते हैं। तो इसको हम ध्यान से समझे, कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है कि सारणिक को आव्यूह में यही है, a बराबर जो है k into b है, जबकि यदि आव्यूह की कोटि जो है 1 2 3 जो भी दी गई है वही n के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। सारणिक a बराबर k की घात यही लिखें, द्वितीय कोटि का 2 हो जाएगी, तृतीय कोटि का 3 हो जाएगी, और सारणिक b का मान इस तरह से जहां 1 2 3 जो है n के मान 1 2 3 आदि जो है दिए गए हैं। हाँ प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 2 इसका सारणिक a बराबर दिया गया है, पहली पंक्ति 1 0 0 2 3 1 5 माइनस 2 4 का मान ज्ञात कीजिए। हल में ध्यान दें, पहली पंक्ति की जो है 2 प्रविष्टियां शून्य हैं, अतः प्रसार पहली पंक्ति R1 के अनुदिश करने पर हमें निम्न परिणाम प्राप्त होता है। सारणिक a बराबर जो है पहले हमने जो है अब ये 1 इंटू जो है, अब चूंकि वही चीज हम ध्यान रखें, 1 की पावर a11 में 1 की पावर जो है पहली पंक्ति पहले धन होगा, और जहां दूसरे पे आएंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा, 1 इंटू जो है इसका उपसारणिक पहली पंक्ति पहले स्तंभ से 3 1 ऋण 2 4 3 1 ऋण 2 4। अब यहाँ ऋण चिन्ह क्योंकि 0 दूसरे नंबर पे है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो ऋण 1 की घात जो है विषम संख्या हुई, तो जो है यहाँ माइनस साइन 0 इंटू इसका उपसारणिक पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़िए 2 1 5 4 जो है 2 1 5 4 इनकी उपसारणिक प्लस 0 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में इसलिए धन का धन 0 इंटू जो है अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिए 2 3 5 माइनस 2 2 3 5 माइनस 2, इसका गुणा कर दीजिए। गुणा करने का तरीका वही है, क्योंकि यहाँ 0 0 0 का जिसमें गुणा करेंगे 0 रहेगा, इसको हम कर लेते हैं बस, इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 3 इंटू 4 माइनस माइनस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 इंटू 1 जो है 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0, अर्थात यहाँ 3 गुणा 4 12 12 धन जो है 2 बराबर 14 इसका मान हो गया, सारणिक का मान हो गया इसका 14 है। तो मॉड ए बराबर जो है सारणिक ए का मान बराबर जो है, इसको हम सारणिक ए बराबर जो है 14। उदाहरण जो है 3, यदि यहाँ दिया गया है पहला द्वितीय कोटि का सारणिक है 2 गुणे 2 4 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 5 1 है, बराबर है दोनों, दूसरा सारणिक दिया गया बराबर में 2x 4 पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति में 6 और x हो, तब x तो जो है वो x का मान ज्ञात कीजिए। तब इसमें x का मान निकालना है, तो हम इसका प्रसार कर लेंगे, इसका कर लेंगे, बराबर में रख देंगे, दिया है ये बराबर जो है इसके जैसे दिया है वैसे हमने लिख दिया, पहला सारणिक बराबर दूसरा सारणिक। अब पहले सारणिक का विस्तार किया, इसका इसमें द्वितीय कोटि का है, इसका 2 गुणे 1 जो है ऋण 5 गुणे 4 2 गुणे 1 ऋण 5 गुणे 4 बराबर का चिन्ह। अब इसमें 2x इंटू एक्स माइनस का 6 इंटू 4, तो यहाँ हमने लिखा, यहाँ आपका 2 माइनस जो है यहाँ 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस का 18, जैसे यहाँ माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब हम यहाँ जो है इस तरह से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18 और
2x स्क्वायर इज इक्वल टू जो है 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू जो है 3 और तब x बराबर जो है प्लस माइनस रूट 3। इसका मान हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। क्लास का बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब निम्न सारणों का मान ज्ञात करना है। नंबर 1 में जो है दो भाग है पहले प्रश्न के। पहला सारणी cos थीटा, पहली पंक्ति माइनस साइन थीटा, दूसरी पंक्ति साइन थीटा cos थीटा। दूसरा भाग इसका है, इसमें पहली पंक्ति है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, दूसरी पंक्ति एक्स प्लस वन। इसको हमें हल करना है, इनके मान निकालना। हल पहले भाग को हल करते हैं। सारणी पहला लिखा दिया है हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, दूसरी पंक्ति बराबर, तो इस cos थीटा का cos थीटा में गुणा किया, cos थीटा इंटू cos थीटा, माइनस इसका इसमें गुणा करके साइन थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्योंकि cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, अतः इसका मान हो गया सारणिक का 1। अब दूसरे भाग पर विचार करते हैं। दूसरा भाग है सारणिक का दिया गया दूसरा सारणिक एक्स स्क्वायर, पहली पंक्ति एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, दूसरी पंक्ति एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। इसका भी हमने वही प्रसार किया। हल में इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा कर दिया ऋण का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस का एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। यहाँ ये आपका बन गया जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ एक्स क्यूब जो है, यहाँ एक्स प्लस वन का जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के गुणनखंड, यहाँ हमने लिखा इसको ए प्लस बी एक्स क्यूब जो है, यहाँ आएगा आपका एक्स क्यूब, माइनस लिखेंगे तो जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और जो है यहाँ प्लस का एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए। और लास्ट में जो है यहाँ वन का जो हमने किया, यहाँ तो वन का किया था तो यहाँ जो है प्लस का वन हो गया। और इस तरह से एक्स क्यूब माइनस वन माइनस का, इसको हमने लिखा एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस ए प्लस बी जो है ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ ये मान हो गया आपका, यहाँ से जो है कट करके प्लस का माइनस का ये जो है कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब माइनस वन, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वन माइनस का एक्स स्क्वायर, आंसर ये हो गया जो है आपका। हाँ प्यारे बच्चों देखिए क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सारणिक दिया गया सारणिक है, इसमें तृतीय कोटि का 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं। पहली पंक्ति जो है डेल्टा बराबर जो है पहली पंक्ति 1 3 पाई बटे 10 2 पाई बटे 10 जो है 0 शून्य cos 2 पाई अपॉन जो है 3 पाई अपॉन जो है 10 sin 2 पाई अपॉन 10 0। तीसरी पंक्ति में जो है पहला अवयव 0 sin 3 पाई अपॉन 10 cos 2 पाई अपॉन 10 का मान ज्ञात कीजिए। हल में सारणिक डेल्टा जो हमने लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू त्रिभुज जो हमने बनाया डेल्टा से निरूपित करते हैं, इज इक्वल टू जैसे हमें ज्ञात था, इसको हमने देखा इसमें C1 में दो अवयव शून्य शून्य है, दो जगह शून्य है, इसलिए प्रसार को हम दो अवयव जो है C1 के शून्य है, अतः C1 के अनुसार प्रसार करने पर हम देखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू जो है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा और इसको हमने इसके उपसारणिक में लिखा 1 इंटू cos 3 पाई बाई 10 sin 2 पाई बाई 10 sin 3 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10 माइनस का। अब 0 क्योंकि ये जो है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो ऋण 1 की घात 2 धन 1 ऋण 1 की घात 3 हुई, तो ऋण चिन्ह आ गया, ऋण का शून्य। इसका उपसारणिक दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़िए 3 पाई अपॉन 10 2 पाई अपॉन 10 जो है sin 3 पाई अपॉन 10 cos 2 पाई अपॉन 10 प्लस का। अब तीसरा C1 का तीसरा अवयव 0 है, यहाँ ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, इसलिए ऋण 1 की घात 3 धन 1 जो है 4 हो गया, धनात्मक चिन्ह आएगा प्लस का 0। और इसमें अब इसको जब हम छोड़ेंगे तो ये बना आपका जो है 3 पाई अपॉन 10 और 2 पाई अपॉन 10 cos 3 पाई अपॉन 10 sin 2 पाई अपॉन 10। अब ये देख रहे हैं 0 0 है, 0 का जिसमें गुणा होगा सब 0 हो जाएगा, पहले में इज इक्वल टू 1 इंटू इसका इसमें गुणा, ऋण चिन्ह लगा के इसका इसमें गुणा, cos 3 पाई बाई 10 जो है इंटू cos 2 पाई बाई 10 माइनस sin 3 पाई बाई 10 sin 2 पाई बाई 10 माइनस 0 प्लस 0 और इज इक्वल टू जो है cos यहाँ हो गया ये 2 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 10 प्लस जो है 2 पाई अपॉन 10। और ये चूंकि हम जानते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर cos a प्लस b है, तो a बराबर 3 पाई बाई 10 b बराबर 2 पाई बाई 10, तो यहाँ हो गया ये cos 5 पाई बाई 10 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। हम जानते हैं cos पाई बाई 2 बराबर 0 होता है, तो इसका मान सारणिक का 0 आ गया, शून्य आ गया। नंबर 3 देखिए बच्चों,
सारणिक ए बराबर जो है दिया गया है, पहली पंक्ति जो 2 ऋण 1 2 ऋण 2 0 2 ऋण 1 3 ऋण 5 0। तो सारणिक का मान निकालना है, ये सारणिक का जो है मान ज्ञात करना है। इसका हल में दिया है ए बराबर, वही सारणिक लिख लिया हमने। अब चूंकि हमने देखा दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में जो है एक एक शून्य है, अतः दूसरी या तीसरी पंक्ति में किसी के सापेक्ष करते हैं तो हम यहाँ R2 ले लेते हैं, R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। दोनों में एक एक शून्य है, R2 के सापेक्ष किया तो यहाँ R2 में 0 देखा हमने। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है तो ऋण चिन्ह आएगा, इसमें माइनस का 0 इंटू जो है इसका उपसारणिक लिखा हमने। इसे और इसे छोड़ा, पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छोड़ा, ऋण 1 ऋण 2 जो है ऋण 5 शून्य, ऋण 1 ऋण 2 5 शून्य, ऋण 5 शून्य धन। दूसरा अवयव जो हमने इसका R2 के साथ दूसरा अवयव ये है, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, ऋण 1 की घात 4 हो गया, धन का चिन्ह आएगा, धन का 2। और इसका उपसारणिक दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिए, 2 ऋण 2 3 शून्य, 2 ऋण 2 3 शून्य। अब यहाँ हमने, अब ये -1 है तो यहाँ माइनस का, अब यहाँ क्योंकि जो हमने -1 है, ये अवयव हो गया कौन सा, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है, तो तीसरे दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में स्थित है, जो ऋण 1 की घात 5 हो गई, अर्थात ऋण चिन्ह, और ऋण 1 पहले से ही ऋण 1 में जो है। और इसका उपसारणिक देखा हमने तो इसको दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, 2 ऋण 1 3 ऋण 5, 2 ऋण 1 3 ऋण 5, इसका गुणा कर दिया, शून्य इसका होगा 0, इससे कोई मतलब नहीं, -0। और 2 का इसमें 2 इंटू 0 जो है 2 इंटू जो है ब्रैकेट में 2 इंटू 0 -3 इंटू जो है माइनस का 2, ब्रैकेट क्लोज किया, +1 माइनस माइनस +1 हो गया, इसका -5 का 2 में 2 इंटू -5 माइनस का 3 इंटू जो है -1, और आगे जाके 2 0 + 6 जो इसका 0 + 6 हो गया, प्लस का -10 + 3, तो -10 + 3 माइनस का 7, और यहाँ 6 का 2 में हुआ 12, धन का ऋण 7 बराबर 12 में से 7 घटाए 5, आंसर हो गया इसका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, यदि a बराबर जो है यहाँ दिया गया है, पहली पंक्ति 1 1 ऋण 2, दूसरी पंक्ति 2 1 ऋण 3, तीसरी पंक्ति 5 4 ऋण 9 है, तो सारणिक a का मान ज्ञात करना है। हल में दिया है a बराबर वैसे के वैसे लिख दिया हमने। हमने देखा जो है R1 के अंक, इसमें तो कहीं जगह शून्य, कहीं किसी पंक्ति स्तंभ में नहीं दिख रहा है, तो हम किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो R1 के अंक हमने देखा, इसमें छोटी संख्याएं 1 1 ऋण 2 है सब जगह, तो इसलिए छोटी संख्याएं इसीलिए R1 के अनुसार प्रसार करते हैं। सारणिक a बराबर पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, इसका उपसारणिक पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, 1 ऋण 3 4 ऋण 9, 1 ऋण 3 4 ऋण 9 ऋण। अब दूसरा जो है यहाँ ऋण 1, क्योंकि यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, ऋण 1 की घात 3 हुआ तो ऋण चिन्ह आ गया यहाँ ऋण 1, और इसको पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए, 2 ऋण 3 जो है 5 ऋण 9, 2 ऋण 3 5 ऋण 9, प्लस का, अब यहाँ माइनस का प्लस का किया, क्योंकि यहाँ पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है तो ऋण 1 की घात 4 सम संख्या है, धन चिन्ह ऋण 2, इसका उपसारणिक पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा, 2 1 5 4, इसका इसमें गुणा करके लिखते हैं, इक्वल टू 1 1 इंटू जो है -9, माइनस का 4 इंटू -3, -1 इंटू जो है 2 इंटू जो है -9, माइनस का 5 इंटू -3, माइनस का 2, इसके बाद अगले उसमें जो है इसको कहते हैं -2 इंटू जो है 2 इंटू जो है 4, -5 इंटू 1, और सॉल्व करने के बाद -9 + 12, यहाँ -1 का जो है अंदर गुणा करेंगे, इससे पहले माइनस बाहर रहेगा, अंदर देखा मैं ऋण का 18 और धन का जो है 15 है, ऋण 18 धन 15, तो ऋण का 3 ऋण धन का 3 हो जाएगा, -2 8 -5 3 का माइनस का जो है 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस का जो है 3 हुआ, माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस हो गया है, 3 + 3 -6 = 0, इस सारणिक का मान 0 आ गया। प्रश्न क्रमांक 4 का, यदि यहाँ दिया गया है 1 5 पहला द्वितीय कोटि का सारणिक है, 1 5 6 3 बराबर में दो सारणिक दिए गए, 7x 4 5 - x हो तो x का मान ज्ञात करना है, इसमें दिया है। अब जिसको वैसे के वैसे दोनों सारणिक बराबर दिए लिख दिया, इसका विस्तार किया, 1 × 3 जो है ऋण 6 × 5 बराबर में 7x × ऋण x जो है ऋण का 5 × जो है 4, तो यहाँ हो गया 3 ऋण 30 बराबर जो ऋण 7x² ऋण का 20, और ऋण का 27 बराबर ऋण 7x² ऋण का 20, और तब 7x² इस तरफ ले आए, ऋण 20 धन 27 बराबर 7, x² बराबर 7/7 बराबर 1, x बराबर जो है x² बराबर 1, x बराबर +-1, x के दो मान हो गए। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 5। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को जो आपकी स्क्रीन पर है देखें ध्यान से,
यदि a बराबर जो है सारणिक दिया गया, पहली पंक्ति 1 0 1, दूसरी पंक्ति 0 1 2, तीसरी पंक्ति 0 0 4, तो दिखाइए ये आव्यूह है a बराबर, यदि आव्यूह a बराबर ये दिया गया तो दिखाइए 3a का जो है सारणिक का मान, 3a का सारणिक बराबर जो है 27 गुणे सारणिक a का मान। तो इसको हमें यहाँ हल में जो दिया है हमें a बराबर, हमने वैसे ही आव्यूह a बराबर आव्यूह दिया, तब 3a निकाला हमने, 3 का गुणा किया, तो आव्यूह में जब हम गुणा करते हैं तो सभी अवयवों में होता है। 3a बराबर ये हो गया 303 जो है 036 जो है 0012। अब 3a के सारणिक का मान, अब 3a का सारणिक लिखा हमने, 3a का सारणिक बराबर सारणिक के रूप में इसको हमने लिखा 303 जो है 036 जो है 0012। अब चूंकि R3 एवं C1 में, अब C1 में भी 2 शून्य है और R3 में भी 2 शून्य है, दो जो है अवयव जो है शून्य है, इसलिए C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं या R3 के ज्यादा सरल होगा, तो हमने इसमें C1 के सापेक्ष जो है प्रसार करते हैं। तो यहाँ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 3a का सारणिक जो है बराबर 3 गुणे पहले में, पहला अवयव 3 है, इसका उपसारणिक पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा 3 6 0 12, ऋण 0 दूसरे नंबर पर जो है ऋण 0, क्योंकि यहाँ दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में इसलिए ऋण 1 की घात 3 होगा, ऋण 0 आ गया, और इसको दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा 0 ऋण 3 0 3 0 12 0 3 0 12 इसका उपसारणिक। इसके बाद धन चिन्ह के साथ यहाँ पहले स्तंभ और तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है, इसलिए धन का 4 हो गई, ऋण 1 की घात, यहाँ जो धन का 0, और इसका उपसारणिक जो है, इसका पहली स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ा 0 3 3 6 0 3 3 6 जो है, और इसको हमने आगे किया, चूंकि अब इसमें 0 0 जिनमें गुणा है सब 0 हो जाएंगे, 3 का गुणा करके 12 3 गुणे 12 ऋण 0 गुणे 6, 3 बाहर गुणा में है ये ऋण का, ये 0 हो गया और ये भी 0 का गुणा 0। 3a के सारणिक का मान 3 गुणे जो है 36 ऋण 0 है और बराबर 36 3 108 हो गया, और 3a के सारणिक का मान 108 समीकरण नंबर 1 से लिखा। अब a का सारणिक, a जो आव्यूह था a का सारणिक बनाया हमने, a का सारणिक पहली पंक्ति 1 0 1, दूसरी पंक्ति 0 1 2, तीसरी पंक्ति 0 0 4 है। अब चूंकि R3 एवं C1 में 2 अवयव जो है शून्य आता है, इसमें हमने R3 के अनुसार जो है प्रसार कर दी। R3 से प्रसार करने पर जो है a इज इक्वल टू जो सारणिक a का मान बराबर जो है 0, हमने R3 से 0 पहला अवयव जो है 0 है, इसमें धन आएगा क्योंकि तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में 3 और 1 4 होगा, ऋण 1 की घात, तो सम संख्या है 0। इसका उपसारणिक 0 1 1 2 0 1 1 2 जो है माइनस का 0 जो है, अब ये तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जो है ये छोड़ दीजिए, तीसरी पंक्ति छोड़ दीजिए, 1 1 0 2 1 1 0 2 जो है प्लस 4 इंटू जो है अब 4, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है तो धन का चिन्ह आएगा, तो यहाँ धन चिन्ह आया, प्लस का जो है 4 इंटू जो है इसे छोड़ा 1 0 0 1 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे होता है उस तरह का हो गया ये। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, आगे 0 इसमें 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, इसमें 4 गुणे जो है 1 ऋण 0, 4 गुणे 1 गुणे 0 ऋण 0 गुणे 0 बराबर 4 गुणे 1 बराबर 4 हो गया, सारणिक a का मान हो गया 4। तो इसको हम समीकरण नंबर जो है, अब बच्चों सारणिक a बराबर 4, तो 27 का इसमें गुणा किया दोनों तरफ में, 27 गुणे सारणिक a बराबर 27 गुणे जो है 4 बराबर जो है 108, तो 27 गुणे जो है सारणिक a बराबर 108 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हुआ 3a के सारणिक का मान बराबर 27 गुणे जो है सारणिक a का मान, यही सिद्ध करना था। अब अगले में बच्चों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक्सरसाइज दी जा रही है, इसमें जो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अभी आपने जो है लेक्चर पढ़ा, जो है क्लास पढ़ी, उस क्लास से संबंधित ये 6 प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको आप एक क्लास को अच्छे से पढ़ाए तो निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ कि इस लॉकडाउन के समय में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, धन्यवाद, और अपना गृह कार्य पूरा करते रहें। इस कार्य को अपनी फेयर वर्क में जरूर करें। धन्यवाद।